गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सेवेंथ चैप्टर, इंडिया एंड ईरान, पर्शिया भी जिसे हम कहते थे, ईरान अभी हम कहते हैं। और ये आखिरी चैप्टर है ग्रेड 11th हिस्ट्री का, जो कि पेंडिंग था। काफी वेट करना पड़ गया होगा कुछ लोगों को, सॉरी फॉर दैट। बट टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। एंड ऐसा इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि बस ऐसे ही मुझे बस नाम के लिए वीडियो नहीं बनाना था। सो काफी रिसर्च करनी पड़ी थी फॉर द चैप्टर। एंड हियर इट इज, लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही प्यारी बेसिक ब्रीफ हिस्ट्री मिलेगी हमें कि इंडिया और ईरान यानी उस टाइम पे पर्शिया का क्या रिलेशन था, जिसे हम एक्मेनाइड एम्पायर के नाम से भी हम इसको रेफर करेंगे, ईरानियन एम्पायर के नाम से भी इसको रेफर करेंगे। ये सारी एक ही जगहों के, एक ही क्षेत्र के नाम है। एंड लेट्स स्टार्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। द इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ईरान। सो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पूरा जो विदाउट डिवाइडेड इंडिया जो था, उसकी पूरी बात हो रही है। एक्सकेवेटेड एविडेंस हैज सफिशिएंटली प्रूव दैट द ट्रेड एंड द कल्चरल रिलेशंस बिटवीन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड ईरान हैव कंटिन्यूड सिंस द हड़प्पन टाइम्स। सो ये अगेन मेसोपोटामिया के पास पड़ जाता है ये रीजन। एंड इसीलिए मेसोपोटामिया भी आ गया, और फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन एक तरफ आ गई। उसके बीचों बीच का ये रीजन है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहा है। ट्रेड वाइज एंड ओवरऑल कल्चरल एक्सचेंज वाइज लोग माइग्रेट हुए हैं बहुत सारे, यहाँ से वहां। कितने सारे हमारे यहाँ पे जो पारसी लोग होते हैं, वो उनके अगर डिसेंडेंट्स की बात करें, एंसेस्टर्स की बात करें, तो वो पर्शियन लाइनेज को बिलोंग करते हैं। पारसी लोग, पार्स पार्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनके क्लैन को कहा जाता था, उनके ट्राइब को कहा जाता था। उसी से वर्ड पारसी आया है। इनकी लैंग्वेज को फारसी लैंग्वेज भी कहते हैं, अगर आपको पता होगा तो। सो दैट्स जस्ट अ बेसिक। लेट्स रीड मोर अबाउट इट। द एम्पायर ऑफ इलाम, कंटेम्पररी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन, एग्जिस्टेड इन द साउथ वेस्ट रीजन ऑफ ईरान। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्टोरी को। हड़प्पन सिविलाइजेशन जब एग्जिस्ट करती थी 2400 years बैक, नॉट 2000 एक्चुअली, 4000 years बैक एग्जिस्ट करती थी। तब उस टाइम पे इस एरिया में, ईरान वाला जो पूरा एरिया है, रीजन है, वहां पर इलाम नामक एक एम्पायर हुआ करता था। इट वॉज कल्चरली क्लोजर टू मेसोपोटामिया। और अगर कल्चरली बात करें तो मैंने आपको अब भी बताया कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। तो उन दो सिविलाइजेशन के बीच में कहीं ना कहीं ये रीजन पड़ता है, और मेसोपोटामिया के करीब ये ज्यादा पड़ता है। इट्स कैपिटल वॉज एट सूसा। सूसा भी एक रीजन का नाम है, एक जगह का नाम है, एंशियंट सिटी है। हेंस इट वॉज ऑल्सो नोन एज, इसलिए इसका नाम सुसियाना या सुजियाना भी था। Many dynasties ruled Iran at later dates, but all of them maintained their capital at Susa. The archaeological evidence found at Susa has confirmed the trade and cultural relation between Iran and Harappan civilization. So, Iran को एज द टाइम गोज, अलग 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 रूलर्स आते रहे, अलग अलग एम्पायर्स आते रहे, अलग अलग एम्परर्स आते रहे, लेकिन सभी ने अपना कैपिटल एक ही मेंटेन किया। जैसे हमारे यहाँ भी दिल्ली एक, जो एंशियंट टाइम से ही लोगों का एक सेंटर रहा है, और दिल्ली को ही आज हमने हमारा कैपिटल भी बनाया हुआ है। तो बहुत से एम्पायर, बहुत से अलग अलग राजा आते गए, सभी ने अपना कैपिटल, सूसा जो सिटी था, उसी को मेंटेन करके रखा था। वही उनका कैपिटल, मेन कैपिटल रहा है हमेशा से। द आर्कियोलॉजिकल, और हमें ये भी पता पड़ा है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिला है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और ईरान के बीच में कुछ ना कुछ कल्चरल ट्रेड रिलेशंस रहे हैं। द ईरानियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय साइरस द सेकंड। अब कहां से हम, अब डायरेक्ट हमने जंप किया है। तो ईरानियन एम्पायर की बात करें तो साइरस द ग्रेट के नाम से भी जाने जाने वाले साइरस द सेकंड जो राजा थे, उन्होंने, माना जाता है, एक बाकायदा प्रॉपर एक एम्पायर क्रिएट किया था। एक डिनेस्टी स्टार्ट होती है। डिनेस्टी यानी कि अगेन आपको पता होना चाहिए अब कि उनके लाइनेज स्टार्ट हो जाएगा, उनके बच्चे, उनके खानदान रूल करेगा पूरा एक। सो एक्मेनाइड, एक्मेनाइड, आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन अगेन मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने इतना उसे ढूंढा भी नहीं, मैंने बस उसको
पढ़ लिया। एक्मेनाइड स्पेलिंग आप अच्छे से याद करिएगा। एक्मेनाइड डायनेस्टी स्टार्ट होती है साइरस द सेकंड से, और वो स्थापित करते हैं ईरानियन एम्पायर। ही वॉज फ्रॉम द ट्राइब ऑफ पार्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक ट्राइब का नाम था पार्स, पारसी, पार्स वर्ड आपको समझना है यहाँ पे। दिस ट्राइब dwelt in the mountainous regions in the northwest of Iran and adjacent to Afghanistan। तो ये लोकेशन बता रहा है कि ये ट्राइब कहाँ लोकेट होता था, अफगानिस्तान से लिंक्ड है वो एरिया, और नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईरान के कहीं एरिया में माउंटेनस रीजन में ये ट्राइब बसा था। दिस रीजन वाज नोन एज द ट्राइब्स नेम, और इस रीजन को ट्राइब के नाम से ही जाना जाता था, पार्स। तो वो रीजन का नाम भी पार्स था, वहां के लोग जो रहते हैं ट्राइब, उसका नाम भी पार्स था। Even the main city of the region was known by the name Pars। तो अगेन ये आपको समझना है कि रीजन का नाम, ट्राइब का नाम, ओवरऑल पूरा वही था, पार्स। ग्रीक्स न्यू द सिटी बाय द नेम पेर्सेपोलिस। अब ग्रीक हमेशा अपनी स्क्रिप्ट में, अपने लिटरेचर में, अपनी राइटिंग्स में जो लिखते आए हैं, तो पार्स को वो पर्सपोलिस के नाम से जानते थे। जैसे आपको पता होगा कि वो इंडिया को भी अलग नाम से जानते थे। लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था, कमेंट्स में बताइए इंडिया को ग्रीक वाले क्या नाम से जानते थे। The Iranian Empire was known as Persian Empire because it originated in the Pars region। और बहुत ही सिंपल उन्होंने बता दिया कि सिंस ये पूरा पार्स से रिलेटेड है, पार्स रीजन, पार्स ट्राइब, तो जो ईरानियन एम्पायर है उसको हम लोग पर्शियन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। उसको हम लिखते हैं लिटरेचर में अपने। Empress Cyrus the Second had begun to build a new capital at Pasargad। अभी एक नई अलग जगह है, साइरस द सेकंड ने एक नया कैपिटल बनाने की सोची, और पसारगाट करके जो जगह है वहां पर वो अपना एक न्यू कैपिटल बना रहे थे। However, it did not get completed in his lifetime। लेकिन जैसे महान चीजें बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, और राजाओं के राज कितना चलेगा, या उनकी एज, या उनकी डेथ कब होगी, उसका कोई भी ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली वॉर करते रहते हैं। सो इनके लाइफ टाइम में ये कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हिज सन कैम्बेसिस द सेकंड सक्सीडेड हिम। अब अगेन आपको समझना है, ये सारे लैटिन वर्ड्स और ग्रीक में ये थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी अलग हो जाती है सारी। हमने इसे अब इंग्लिश के लैंग्वेज में सी से लिख रहे, वरना ये सी एक्चुअली के से लिखा जाता था ग्रीक लेटर्स में, लैटिन वर्ड्स में ये सारा के से स्पेल होता था सारा का सारा। ये कैम्बेसिस द सेकंड सक्सीडेड हिम, उसका सन उन्हें सक्सीड करते हैं, और वो ही मूव्ड बैक टू सूसा। अब उन्होंने फिर से सूसा को अपना कैपिटल बना दिया एंड री एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल देयर। कैम्बेसिस सेकंड हैड कॉन्कर्ड इजिप्ट। अब इन्होंने इजिप्ट तक कॉन्कर कर लिया था, इजिप्ट को भी कॉन्कर कर लिया था। इजिप्ट एक अलग ही पूरा एरिया हो जाता है, अलग ही पूरी एक कंट्री हो जाती है। Darius the first, who succeeded Cambyses the second, reinforced the fortification walls of Susa। अब उसके बाद जो आते हैं डारियस द फर्स्ट, अब उनकी लाइनें चालू हो चुकी है, बैक टू बैक बेटा या भाई या ब्रदर इन लॉ, ये जो एक सिस्टम होता है हमारा वो चालू हो चुका है। सो कैम्बिसेस द सेकंड के बाद डारियस द फर्स्ट आते हैं, और उन्होंने सूसा के आसपास सिटी का पूरा वॉल्स फिर से फोर्टिफिकेशन करके पूरा और उसको स्ट्रॉन्ग सिटी बना दिया था, जिसमें सिटी पे कोई भी इजीली हमला ना कर सके। He also built a massive palace and a hypostyle many column। hypostyle यानी many column, जैसे कि आप ये देख सकते हो फोटो, बहुत सारे कॉलम्स, ये जो स्ट्रेट पिलर्स रखे हैं, हम इसे पिलर्स के नाम से समझते हैं, उसे कॉलम्स कहा जाता है। बहुत सारे कॉलम्स वाला ऐसा आर्किटेक्चर काफी इंटरेस्टिंग इन्हें लगता था। एथेंस में, ग्रीक में और ईरान में भी इनकी ये एक स्टाइल रही है आर्किटेक्चर की, जिसमें ये बहुत सारे कॉलम्स से इस तरह के बिल्ड करते हैं। सो हाइपोस्टाइल हॉल बनाया था, जिसे अपादन कहा जाता था। ही ऑल्सो बिल्ड द सिटी ऑफ पर्सेपोलिस इन द स्टाइल सिमिलर टू सूसा। अब इन्होंने पहले तो ये हॉल बनाया काफी, और एक अपना पूरा पैलेस बनाया, एंड उसका नाम है अपादना। और वैसे ही सेम टू सेम उन्होंने पैलेस बनाया पेर्सेपोलिस, जो दूसरी एक जगह है, वहां पर।
he built a palace and Apadna in Persepolis also. तो वही अगेन बात लिखी है। आप ये छोटा सा एक फोटो देख सकते हो, हॉर्स वगैरह का भी उसमें आप इंस्क्रिप्ट लाइक स्कल्पचर देख सकते हो पूरा। Geographically, Iran is the region which forms a link between East and the West Asia. So, अगर आपको याद होगा तो एशिया माइनर जो एरिया होता है पूरा एशिया माइनर, जो एक लिंक है पूरा दो कॉन्टिनेंट्स के बीच का, टर्की ईरान रीजन जो पूरा पड़ता है, उसी रीजन की बात यहाँ पे चल रही है। तो ईस्ट और वेस्ट एशिया को लिंक करने वाला, अगर हम एशिया को डिवाइड करें ईस्ट और वेस्ट में, तो ईरान बीच में आ जाता है उसके एग्जैक्टली। और जोग्राफिकली इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर रूट वहीं से पास होगा, हर ट्रेड रूट वहीं से पास होगा। Naturally, Iran held an important position in the trade and also in the cultural exchange between the East Asia and the West Asia overall. बाय द वे में आपको बताया है कि एरियन भी नाम जाना जाता था, ईरान का एक और नाम एरियाना है। ग्रीक हिस्टोरियंस इसे एरियन विद ई लिखते थे, और एरियाना लैटिन वर्जन है उसी चीज का। सो ईरान का ही दूसरा नाम क्या है, एरियाना। एरियाना भी नाम से जाना जाता। The trade that was conducted from Asia and the Persian Gulf to Mesopotamia and Egypt expanded to Greece and Rome. तो ये ओवरऑल उतना क्षेत्र बढ़ चुका है, उतना एक्सपांड हो चुका है, नॉट जस्ट नाउ द गल्फ रीजन, बट आगे वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस, रोम तक वो पहुंच चुके हैं। यूरोप आ जाता है वहां पे, ग्रीस रोम के आसपास अब पूरा वहां तक वो पूरा कोस्टल रीजन पूरा पहुंच चुके हैं। The ancient routes used by caravans of merchants were provided with safety and security by the Persian emperors. So अब ये जो रूल करते थे, ये बस ऐसे ही नहीं कि बस नाम के लिए कब्जा कर लिया है, उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रेड रूट्स पे जितने लोग हैं, ट्रेड रूट्स ओवरऑल है, उसे प्रोटेक्ट करो, उसे बचाओ, वहां पे लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो। सो ये सारी चीज करते थे। दे रीबिल्ड सम ऑफ द रूट्स, उन्होंने कुछ रूट्स तो फिर से अच्छे से रीबिल्ड भी किए। किंग अशोका ने भी किए थे, जब उन्होंने उतना रूल आगे अपना चलाया था। दे रीबिल्ड सम ऑफ द रूट। साइरस द सेकंड, दारिश द फर्स्ट डेवलप द रूट बिगिनिंग फ्रॉम सूसा एंड रीचिंग द मेडिटेरियन सी। सो एक पूरा आप देख सकते हो मैप में भी, सूसा से लेके पूरे मेडिटेरियन सी जो आप देख सकते हो, मेडिटेरियन सी वहां तक का पूरा उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर्ड, पूरा प्रॉपर एक रूट बना दिया था, ताकि ट्रेड इजीली हो सके, लोग ट्रैवल कर सके, मर्चेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे अपने जो भी प्रोडक्ट्स है वो बेच सके, गुड्स बेच सके। दिस रूट इज नोन एज द रॉयल रोड, इसे रॉयल रोड भी कहा जाता था, राजा ने मेंटेन किया हुआ रोड है ये। सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द रॉयल रोड लिंक्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड इजिप्ट, और यही रोड का अगर आगे थोड़ा सा लिंक किया जाए तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक भी पहुंचता था, और वही दूसरी तरफ इजिप्ट तक भी पहुंचता था। अलेक्जेंडर ने जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो हम कहते हैं, सिकंदर के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं, उन्होंने मैसेडोनिया अपनी जगह से, जब उन्होंने एथेन मैसेडोनिया ग्रीस साइड से अपना जब एक्सपीडिशन चालू किया था, तो यही रूट का इस्तेमाल किया था इंडिया पहुंचने। बाय द वे में आपको बताया कि सिकंदर वर्ड कैसे हो गया अलेक्जेंडर का नाम। सो वो काफी अच्छी यहाँ पे एक उन्होंने बताया हुआ है कि एलेक्जेंड्रो, एलेक्सन मीन्स टू प्रोटेक्ट होता है, एंड्रोस मीन्स मैन होता है, यानी कि सिंपली मीनिंग द प्रोटेक्टर, और इस्कंदर, स्कंदर पर्शियन वेरिएशन है उसी चीज के। और लिटरेचर में लिखते लिखते वो सिकंदर, अगर आपको हमारे यहाँ पे एक बॉलीवुड में सॉन्ग भी बन चुका है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। ये उन बच्चों के लिए गाना है जो कहते हैं कि हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हिस्ट्री में क्या हुआ है उससे मुझे क्या करना है, उनके लिए ये गाना बना था बॉलीवुड में बहुत सालों पहले। बड़ा प्यारा सा गाना है, जरूर सुनिएगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द ईरानियन एम्पायर एंड ग्रीस। अब तक हमें उनके उन्होंने लोकेशन और वो क्या थोड़ा करते थे वो एक इन जनरल आइडिया बता दी, सारे आसपास के ईरानियन के आसपास लोकेशंस की, और कहाँ तक वो स्प्रेड आउट थे। अब वो बता रहे कि अब जो थे उनके साथ उनके कैसे रिलेशंस थे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स कितने होते थे। तो स्पेशली विद ग्रीस रेफरेंस यहाँ पर हम देखेंगे ग्रीक्स के साथ जो उनके टूवर्ड्स वेस्ट पड़ते, वेस्ट साइड में आते हैं, उनके साथ उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे। Greek historians have recorded the frequent battle between the Achaemenid Empire and the city-states in Greece.
तो जो एक्मेनाइड एम्पायर बन चुका था, इरानियन एम्पायर था, उनके बीच और ग्रीस के जितने भी सिटी स्टेट्स हैं उनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयां होते रहती थी। अमॉन्ग देम द रिकॉर्ड्स ऑफ हेरोडोटस आर इंपॉर्टेंट। नाउ हेरोडोटस कौन है आपको ये पता ही होना चाहिए। हमने फर्स्ट चैप्टर 10th के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमने पढ़ाई है मेरे ख्याल से। ही इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने ही प्रॉपर हिस्ट्री रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, अगर आपको याद होगा। सो हेरोडोटस वाज इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्मेनाइड एम्परर्स फर्स्ट कॉन्कर्ड, क्या कॉन्कर किया था सबसे पहले उन्होंने? तो पर्शियन एम्परर्स ने सबसे पहले कॉन्कर कर लिया था द किंगडम्स इन द वेस्ट एशिया एंड देन द सिटी स्टेट्स इन द ग्रीस। सो धीरे धीरे वेस्ट एशिया का पार्ट कवर कर लिया था, क्योंकि ईरान बीच में पड़ता है ईस्ट और वेस्ट एशिया के। वेस्ट एशिया पार्ट कवर करने के बाद टूवर्ड्स वो ग्रीस पहुंच चुके थे और वहां के सिटी स्टेट्स को कैप्चर कर रहे थे। दे ऑल्सो देन ऑल्सो दे कंटिन्यू टू हैव इंटरमिटेंट बैटल्स, और इनकी आपस में रुक रुक के लड़ाइयां होते ही रहती थी। द राइजिंग ऑफ द आयोनियन ग्रीक्स अगेंस्ट द एक्मेनाइट रूल इज सपोज टू बी सिग्निफिकेंट। और इसमें अब एक और रीजन है आयोनिया। ग्रीक्स को आयोनियन भी कहा जाता है। सो आयोनियन ग्रीक्स जो है उनके साथ इनकी लड़ाइयां होते रही है बार बार। वो बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थी क्योंकि कुछ चेंजेस आए थे उसके थ्रू। Cyrus the second conquered Lydia, a Greek state to the north of Mediterranean Sea. So अलग अलग ग्रीक सिटी स्टेट्स है, उसमें से एक सिटी है लीडिया। उसको कैप्चर कर दिया था साइरस द सेकंड ने, जो कि मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में पड़ती है, अराउंड द मिड ऑफ 6th century बिफोर कॉमन एरा। एज अ रिजल्ट द आयोनियन ग्रीक सिटी स्टेट्स अंडर द लीडियन रूल इनएविटेबली बिकेम पार्ट ऑफ द एक्मेनाइड एम्पायर। और धीरे धीरे वो पूरा ईरानियन एम्पायर यानी एक्मेनाइड एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। अब वहां पर ओरिजिनली कौन लोग रहते थे? ग्रीक, आयोनियन ग्रीक्स वहां पर रहते थे। आयोनियन ग्रीक्स अगेन एक रीजन, एक ट्राइब और एक जाति का नाम है वहां। द ग्रीक्स इन आयोनिया had migrated to Anatolia, that is the Asian part of the Turkey. It is also known as Asia Minor. So again एशिया माइनर को हम पहले भी कुछ चैप्टर्स में बात कर चुके हैं। एशिया माइनर आज की तारीख में टर्की एरिया जो पूरा पड़ता है वो एशिया माइनर रीजन है, जो कि एशिया और यूरोप को लिंक करने का रीजन पड़ता है पूरा का पूरा टर्की। सो टर्की को एनाटोलिया के नाम से पहले तो वहां पे जाना जाता था पहले के जमाने, ओके, जिसे हम एशिया माइनर भी कहते हैं आज के टाइम पे। सो द ग्रीक्स इन आयोनिया हैड माइग्रेटेड टू एनाटोलिया। तो धीरे धीरे ग्रीक्स जो थे वो आयोनिया अपना एरिया पूरा वो छोड़कर टूवर्ड्स टर्की जा रहे। During the reign of Darius the First, all Ionian city-states got together, rebelled against the Achaemenid rule. The rebellion was subdued completely after a struggle of 5 years by the Achaemenid army. तो अब नेक्स्ट साइरस सेकंड ने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन सीधी सी बात है कि ग्रीक्स खुश नहीं थे। आयोनियन ग्रीक्स तो बिल्कुल खुश नहीं थे कि हम पर कोई और एम्पायर रूल कर रहा है। तो उनके बीच में फाइट्स तो वॉर्स तो होती ही रहती थी। लेकिन डारियस द वन जब आते, साइरस द सेकंड के बाद जो डारियस द फर्स्ट आते हैं, अगेन डारियस भी काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं पर्शियन एम्पायर के। तो वो जब आते तब सिटी स्टेट, सारे ग्रीक सिटी स्टेट जो अलग अलग थे, लीडिया हो गए और दूसरे जितने और अलग अलग थे, उन्होंने सबने मिलकर एक फिर से रिबेलियन उनके डारिश के खिलाफ वॉर घोषित की। लेकिन 5 साल ये लंबी स्ट्रगल के बावजूद एक्मेनाइड आर्मी को वो हरा नहीं पाए। द इफेक्ट्स ऑफ दिस अनसक्सेसफुल, इसलिए रिबेल क्या हो गया? अनसक्सेसफुल रहा। अनसक्सेसफुल रिबेलियन आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीस एंड पर्शिया। ये जरूरी है हमारे लिए समझने के लिए, क्योंकि ग्रीस और पर्शिया के रिलेशन आपस में जो एक ताना खींची के रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, वो हमारे लिए ये जरूरी है जानना। The Ionian Greeks had received help from the states of Athens and Arthria in Greece. अब ग्रीक के दूसरे जो स्टेट्स थे, एथेंस और आर्थिया, तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ऑल द सिटी स्टेट्स गॉट टुगेदर, तो आयोनिक ग्रीक्स को अब दूसरे कौन से स्टेट्स ने हेल्प किया था? एथेंस एंड एर्थ्रिया, ये दो अलग स्टेट्स है ग्रीक के, उन्होंने हेल्प किया था। अब इसीलिए हेंस दारियुश वन अटैक एथेंस, और
अब दारिश वन ने इसका बदला, जब ये 5 साल बाद का जो पूरा रिबेलियन अनसक्सेसफुल रहा, उसके बाद दारिश वन ने एथेंस पे हमला कर दिया कि तुम लोग ने आयोनियन ग्रीक्स को सपोर्ट किया था रिबेल करने के लिए। तो दारिश वन अटैक्ड एथेंस एट दिस टाइम। द बैटल बिटवीन दारिश वन एंड द एथेंस वाज फॉट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैराथन। अब वो एक जगह है मैराथन, जहां से मैराथन स्टार्ट हुई थी। अगर मैराथन आप जानते ही हो, रनिंग का जो लॉन्ग रनिंग रेस होता है मैराथन, ये वहीं से टर्म आया है। तो एथेंस के पास एक ग्राउंड है, एरिया है मैराथन, वहीं पे ये वॉर हुई थी, बहुत फेमस वॉर है। द बैटल ऑफ मैराथन के नाम से ये फेमस है। देयरफॉर इट इज नोन एज द बैटल ऑफ मैराथन। और इसमें दारिश वन जो एथेंस पे अटैक करने गए थे, क्योंकि उनको उन्हें सबक सिखाना था कि तुमने क्यों आयोनियन ग्रीक्स को सपोर्ट किया, वो यहां पर हार जाते। दारिश वन वाज डिफीटेड इन दिस बैटल। अब दारिश वन के बाद आते हैं उनके बेटे जेक्सेरेस। आई डोंट नो इसका प्रोनाउंसिएशन अगेन क्या है, एक्स जेक्सेरेस, आई एम जस्ट गोना रीड इट, जेक्सेरेस। जेक्सेरेस द सक्सेसर ऑफ दारियुस द फर्स्ट। दारियुस द फर्स्ट के जो सक्सेसर रहे, यानी उनके बेटे, वो आते हैं और अगेन ट्राइड वंस अगेन टू इन्वेड ग्रीस। ग्रीस में फिर से वो अपना इन्वेजन करते हैं। हावेवर he was also defeated, और ये भी डिफीट हो जाते हैं। Therefore, after the conflict between the Achaemenids and the Greeks continued over a prolonged time, और उसके बाद से इनके बीच में वो तानाशाही वॉर होता ही रहा है। Ultimately, Athens and the confederacies of other Greek cities states declared a war for independence, और धीरे धीरे ग्रीक सिटी स्टेट्स और एथेंस, जो कि अगेन ग्रीक का हिस्सा ही है, ग्रीस का हिस्सा ही है, वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि उन्होंने अब डिक्लेयर कर दिया कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें एक्मेनाइड रूल हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं चाहिए, अगेंस्ट द एक्मेनाइड रूल इन ग्रीस। नीदर ऑफ द टू हैड अ कंक्लूसिव विक्ट्री, लेकिन किसी की भी इसमें जीत नहीं हुई, यानी कि वो डिक्लेयर होने के बाद भी कोई ऐसा खास ऐसा नहीं है कि एक्मेनाइड रूल अपना वहां से हट गया। Neither of the two had a conclusive victory. In 449 before Common Era, a treaty was signed between the Greek confederacies and the Achaemenids. So Greek confederacies यानी कि सारे सिटी स्टेट जितने भी थे अलग अलग, लीडिया हो गया, एथेंस हो गया, सारे जितने भी छोटे छोटे और थे, सब लोग ने मिलके एक ट्रीटी साइन की 449 बिफोर कॉमन एरा में, कि अब हम लोग एक दूसरे पे कोई हमला नहीं करना चाहते, हम शांति से रहना चाहते। ट्रीटी यानी कि हम फिलहाल वॉर नहीं करना चाहते। As the effect of this prolonged conflict, the Achaemenid rule grew weak. This was bound to reflect in the political and financial spheres. तो अब सीधी सी बात है, ये कितने टाइम से लड़े जा रहे थे, बेसिकली बाप दादा सब लोग लड़े जा रहे थे ग्रीक्स के साथ। तो इतनी प्रोलॉन्ग वॉर जो हो गई थी, इसमें इनकी खुद का जो एक रूल है, एक कब्जा, थोड़ा सा उनका आपस में कंट्रोल वीक होते गया। पॉलिटिकली फाइनेंशियली उन्हें काफी फर्क पड़ा। An impact of this conflict was to manifest in the way of the invasion of Persia by Alexander III, the king of Macedonia. और इसीलिए वो धीरे धीरे इतने सालों सालों में पर्शियन एम्पायर वीक हो जाता है, और तब ग्रीक से निकलते हैं, मैसेडोनिया से निकलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि बहुत ही बहुत ही महान राजा माने जाते हैं। उन्होंने इतने वॉर्स कर करके पूरी ऑलमोस्ट वर्ल्ड कैप्चर कर दिया। इंडिया तक आए थे वो कैप्चर करते हुए, और काफी यंग एज में उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था कैप्चर करना। सो अलेक्जेंडर ने एक तरह से अपने जो ग्रीक्स पे इतने सालों से जो एक कंटिन्यूअस अटैक्स होते रहे, कंटिन्यूअस वो पर्शियन वॉर स्टेट में रहे पर्शिया के साथ, वो पूरा बदला एक ही बार में ले लिया जब उन्होंने अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम मैसेडोनिया। एंड उनका लेटर टाइटल भी ये रहा है, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। एरियन वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन। अब एरियाना अलग है, नाम जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और ये एरियन एक अलग नाम है, ये एक हिस्टोरियन का नाम है, पर्सन का नाम है। एरियन वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा। He wrote a book called Anabasis of Alexander. He was Anabasis यानी कि into means to spur into action, यानी कि अलेक्जेंडर के ऊपर इन्होंने एक तरह से उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी टाइप, बायोग्राफी बोलेंगे हम एक्चुअली, बायोग्राफी लिख दी, जिसमें अलेक्जेंडर के बारे में उन्होंने लिखा। He has referred to the correspondence between Darius the Third, the last Achaemenid emperor, and the Alexander.
सो डारियस द थर्ड एक्मेनिड एम्पायर के लास्ट एम्परर थे, और तब उस टाइम पे अलेक्जेंडर थे। Darius had written to Alexander about the release of his mother, wife, and children. Alexander responded by reminding Darius of the sorrow inflicted on the Greeks by the earlier invasions of Achaemenid emperors. Alexander wrote that he had arrived in Russia by crossing the ocean with the intention of punishing the aggressive Persians. तो ये वो कहते हैं ना, अलेक्जेंडर जी ने यही कर दिया कि मतलब बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा। तो वैसा ही कुछ कर दिया इन्होंने। इतने सालों तक जो अलग अलग जनरेशन पे पर्शियन आर्मी ने, पर्शियन एम्पायर ने, एक्मेनाइड एम्पायर ने जो हमले किए थे, ग्रीक्स को जो सताया था, वो सारा बदला अलेक्जेंडर ने एक बार में लिया। और बदले के तहत उन्होंने उस समय पे जो आखिरी एम्परर थे पर्शियन एम्पायर के, दारियुश द थर्ड, उनकी मदर, वाइफ, बच्चों सबको कब्जे में कर लिया था। और ये एक लेटर वो लिखते हैं दारियुश के, प्लीज उन्हें रिलीज कर दो। बट अलेक्जेंडर करते हैं, याद करो जब तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे पूरे ग्रीक्स को, जो जितने भी सारे लोग हैं उनको परेशान किया था, उन्हें मार दिया था, उन्हें दुख पहुंचाया था। अलेक्जेंडर रोट दैट, उन्होंने लिखा, मैं रशिया से पार करके सिर्फ पर्शियंस को सबक सिखाने के लिए आया हूं। Next, he accused Darius of provoking the Greeks against him, and he reminded Darius that he was a defeated king. So Darius was further snubbed that he should not behave as an equal to Alexander. और अलेक्जेंडर ने उसको एकदम बेइज्जत करते हुए ये याद दिलाया कि तू मेरे बराबर का नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, बहुत महान राजा हूँ, तू मेरे बराबर का नहीं है। और उन्हें बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग फील कराया दारियुश। दिस करस्पॉन्डेंस इज इंडिकेटिव ऑफ टू थिंग्स। इससे हमें दो बातें क्लियर हो जाती कि ग्रीक्स फेल्ट दैट देयर सेल्फ एस्टीम वाज चैलेंज्ड। द ग्रीक्स नाउ फेल्ट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्ट्रेंथ टू कॉन्कर द पर्शियंस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि धीरे धीरे जब बार बार प्रोलॉन्ग्ड वॉर होते जा रही थी, और एक तरफ प्रोलॉन्ग वॉर की वजह से पर्शियन एम्पायर वीक होते जा रहा था, ग्रीक्स को अपना कॉन्फिडेंट होने लग गया कि हम इन पे कब्जा कर सकते हैं, हम इनको कॉन्कर कर सकते हैं। सो ये बात यहाँ पे सामने आती है। और ग्रीक्स का सेल्फ एस्टीम भी कहीं ना कहीं हर्ट हो गया था जब ये लोग पर्शियंस बार बार उनके एरियाज पे कब्जा कर। इट मे बी सेड दैट दिस टू फैक्टर्स इंस्पायर्ड अलेक्जेंडर्स एक्सपीडिशन। कहा जा सकता है कि अलेक्जेंडर को ये दो बातों से इम्पैक्ट हुआ था, और इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड कॉन्कर करने के चक्कर में ये पूरा कब्जा कर लिया था, पर्शियन नाम वगैरह। ईरानियन एम्पायर, एक्मेनाइड एम्पायर एंड इंडिया। अब इंडिया के साथ क्या रहा है रिलेशंस, उसके बारे में बात करेंगे। हमने वेस्ट साइड ईरानियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, एक्मेनाइड एम्पायर का रिलेशन देख लिया। मैं बार बार तीनों नाम इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप बार बार वो सुनते रहे। तीनों एक ही चीज है, ईरानियन, एक्मेनाइड, पर्शियन, एक ही एम्पायर के तीन नाम। सो इनका रिलेशन हमने वेस्ट साइड जो था ग्रीक, उसके साथ देख लिया। अब हम थोड़ा इंडिया की साइड देखेंगे, सब कॉन्टिनेंट साइड देखेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट साइड देखेंगे। The Achaemenid emperors established the Persian Empire by conquering smaller kingdoms in the northeast region of Indian subcontinent and expanded their boundary up to Punjab. तो धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भी पूरा कैप्चर करते करते पंजाब तक उनकी बाउंड्री आई चुकी थी। इट वॉज द सेम पीरियड व्हेन मगध एम्पायर वॉज ऑन द राइज इन इंडिया। और हमारे यहाँ पे इंडिया में मगध, अगर आपको याद होगा, चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर, और उस टाइम का पूरा ये मौजूद था हमारे यहाँ। It becomes apparent from the inscriptions of the Achaemenid emperors and the records kept by the Greek historians that Cyrus II had conquered the region of the Kabul basin, that is Gandhar. It was a part of Achaemenid Empire. The river Vitasta, yani Jhelum नदी जो हम अभी जानते हैं, had formed its eastern boundary. तो ये पूरा एक बता दिया कितना रीजन तक कैप्चर हो गया था। काबुल, अफगानिस्तान, गांधार रीजन जो होता है वो पूरा कैप्चर कर लिया था, और झीलम तक पूरा वो उनकी बाउंड्री बन गया। अलेक्जेंडर क्रश्ड द, अगेन अब रैंडम लाइन आ गई, अलेक्जेंडर क्रश्ड द एक्मेनाइड एम्पायर एंड द रीजन ऑफ पंजाब व्हिच वाज द पार्ट ऑफ एक्मेनाइड एम्पायर। और अलेक्जेंडर जब आते हैं कब्जा करने के लिए तो ये पूरा ये सब तबाह कर देते हैं, इनकी जितनी पंजाब तक की कैप्चर थी पूरा वो कब्जा कर लेते। बाय द वे में हेरोडोटस के बारे में
हमें कुछ बातें दी गई है, इसके ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया है, उसे जरूर देखिएगा, इसे भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सा इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। सो एलेक्जेंडर अगेन पूरा एक्मेनाइड एम्पायर, पूरा पंजाब तक का जो कैप्चर था उसको तबाह कर देते हैं। द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय एक्मेनाइड एम्पायर फ्रॉम इट्स प्रोविंसेस, जिसे सत्रपीस कहा जाता है, इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज मोर देन एनी अदर प्रोविंसेस। तो इंडिया से ही सबसे ज्यादा उसे अपना रेवेन्यू मिलता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम पहले से ही हर जगह पढ़ते रहे हैं कि इंडिया कैसे सोने की चिड़िया थी, और यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रेड फ्लोरिश्ड था, इतने ज्यादा अलग अलग अपॉर्चुनिटीज थी, लोग थे काम करने वाले, मेहनत करने वाले, और मर्चेंट्स थे, कि यहाँ से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था एक्मेनाइड एम्पायर। अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, तो हेरोडोटस जो हिस्टोरियन है उसकी अगर बात मानी जाए तो दिस रेवेन्यू अमाउंटेड टू 360 टैलेंट्स। टैलेंट्स एक यूनिट है गोल्ड मेजरमेंट का, अराउंड 20 to 40 किलोग्राम्स होता है एक टैलेंट। टैलेंट ऑफ द गोल्ड डस्ट, तो गोल्ड डस्ट बेसिकली जैसे लिटरल वर्ड है उसका, गोल्ड डस्ट डस्ट ही होता है, पाउडर फॉर्म में गोल्ड पूरा, तो इतना बहुत ज्यादा होता है। Accepting the possibility of the exaggeration in this description, it clearly indicates that the revenue collected from the Indian states formed a major share of Achaemenid treasury. तो ये लोग भी कह रहे हैं, हमें बुक में भी हमें कह रहे हैं कि 360 टैलेंट्स बहुत ज्यादा होता है। तो ये भले अगर एग्जैजरेशन भी होगा, तो एग्जैजरेशन से ही हमें ये समझ आता है कि इंडियन स्टेट से जो रेवेन्यू मिलता है वो सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर उनका शेयर ऑफ रेवेन्यू था ओवरऑल ट्रेजरी का। ये हमें पता पड़ता। टैलेंट कितना होता है, 20 to 40 किलोग्राम पर होता है। और गोल्ड डस्ट क्या होती है, तो गोल्ड, प्लेसर गोल्ड इज बेसिकली रियल गोल्ड खदान से जो थोड़ा थोड़ा पाउडर विथरिंग हो होकर पानी या हवा के थ्रू ऐसे बह जाता है, रिवर बैंक्स में जमा हो जाता है, तो ये प्लेसर गोल्ड कहा जाता है उसे। एक्चुअली रियल गोल्ड की खदान नहीं है वहां पर, बट वो गोल्ड कहीं ना कहीं से टूट फूट के, जैसे रॉक्स टूट फूट के सेडिमेंट्री रॉक्स बन के पानी में फ्लोट होते हैं और नदी किनारे मिलते हैं हमें, उसी तरह से गोल्ड डस्ट भी जो हमें रियर गोल्ड का जो खदान है वहां से कहीं ना कहीं से बिखर कर विथरिंग हो होकर कहीं और से हमें मिलता है, उसे गोल्ड डस्ट कहते हैं। पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंपैक्ट ऑफ द ईरानियन कॉन्टैक्ट, अब ओवरऑल फिर से हम बात करेंगे। हमने ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड ईरानियन अलग, अब हम एक ओवरऑल इंपैक्ट, ईरानियन का इंपैक्ट, पर्शियंस का इंपैक्ट पॉलिटिकली और कल्चरली क्या गिरा है आसपास, वो हम बात करेंगे। द पर्शियन सुप्रीमेसी प्रिवेल्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर एटलीस्ट 2 centuries। तो हमारे यहाँ पे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे तो बहुत अच्छी खासी इनकी सुप्रीमेसी थी। काफी हम पर्शियन लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे चीजें चलती थी, फारसी भाषा जिसे कहते हैं। पारसीज आज तक है, सबसे अमीर लोग माने जाते हैं मुंबई के पारसीज लोग। तो बैंक चालू करने वाले कुछ पारसीज हैं, बहुत पैसा था तो बैंक चालू किया हमारे यहाँ पे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बैंक स्टार्टेड बाय अ पारसी पर्सन। सो पारसीज लोग, जो पर्शियन लोग हैं, वो लोग बहुत, उनका बहुत हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है कल्चरली एंड ओवरऑल पॉलिटिकली भी। सो एटलीस्ट 2 centuries, दैट इज 200 years। However, it had ended much before the advent of Alexander। लेकिन अलेक्जेंडर के आते आते पर्शियन का इतना इम्पैक्ट जितना था उतना नहीं रहा। जो छोटा मोटा जो पर्शियंस बच गए हमारे यहाँ पे, पारसीज लोग बच गए, जो आज की तारीख में पारसी लोग हैं वो बच गए, वो बच गए। बाकी ओवरऑल इम्पैक्ट अलेक्जेंडर के आते आते खत्म हो चुका। Thinking of the impact left by the Persian contact in the period of 2 centuries, one thing can be noticed prominently। एक चीज तो हम इसमें बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, क्या? इट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेट बाय द पर्शियन रूलर। तो पर्शियन रूलर लोग का एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, वो बहुत अच्छा रूल करना जानते थे, हर चीज का रिकॉर्ड रखकर। इसलिए मैंने कहा कि बैंक चालू करने में पारसी लोग का काफी हाथ। तो ये रिकॉर्ड रखना, कैसे कोई एक बिजनेस चलाना, ये सारी चीज वो काफी अच्छे से सिस्टमेटिकली करते थे। एवरी कॉन्करर रीजन वाज एनेक्स्ड टू देयर टेरिटरी एज अ सत्रपी, एंड अ सत्रप यानी गवर्नर वाज अपॉइंटेड एज इट्स चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये सत्रप सत्रपी वर्ड आपके लिए न्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पहले के चैप्टर्स और बाद में आगे वाले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं हम वर्ड यूज कर चुके हैं कि सत्रपी यानी कि रीजन होता है, टेरिटरी होता है, और उसका जो हेड बनाया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है, उसे सत्रप कहा जाता है।
This method was followed by Alexander and later by Scythian साका, जिसे हम साका क्लैन भी हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लैंस अलग अलग, एंड खुशाना रूलर्स एज वेल। तो हमारे यहाँ पे जब अलेक्जेंडर आया तो अलेक्जेंडर भी ये रूल उन्होंने यूज किया कि एक सत्रप, एक रीजन होगा, उसका एक गवर्नर होगा, एक सत्रप होगा, उसका एक गवर्नर होगा, सत्रप, सत्रपी का एक सत्रप होगा। सो ये उन्होंने उन्होंने सिस्टम यूज किया था, और खुशाना रूलर्स ने भी ये सिस्टम यूज किया था। द Aramaic script came into use in the northeastern regions of the Indian subcontinent। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पर्शियन स्क्रिप्ट्स जो थी, पर्शियन भाषा का काफी इस्तेमाल होता था, उस स्क्रिप्ट का काफी यूज होता था हमारे लिटरेचर के अंदर। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ एक्मेनाइड रूल, द खारोश्ती एन एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट इवॉल्व फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट। तो एक एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट जो है खारोश्ती, उसी से निकली हुई। द अशोकन एडिक्स इन द रीजन आर इंस्क्राइब्ड इन द Aramaic स्क्रिप्ट। अशोकन एडिक्स, जो अशोका राजा थे, उन्होंने भी जो अपने पिलर्स लगाए थे, एडिक्स लगाए थे, स्टोन पिलर्स लगाए थे, उसमें भी उन्होंने ये लैंग्वेज, ये स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए लिखा हुआ। The method of installing royal edicts at vantage points seems to be borrowed from the examples of Achaemenid inscription। तो अशोका, माना जाता है कि अशोका को जो ये एडिक्स अलग अलग जगहों पे लगाने की आदत थी, जो एक उनके वेंटेज पॉइंट्स माने जाते थे, और वहां पे वो अपना रूल बताने के लिए और लोगों के लिए अपनी एक निशानी छोड़ के गए हैं, वो जो इंस्क्रिप्शंस लगाने की जो आदत है, माना जाता है वो भी एक्मेनाइड यानी कि पर्शियन एम्पायर वालों के थ्रू ही हमने कहीं ना कहीं वो बोरो किया हुआ। हेरोडोटस अगेन द हिस्टोरियन जो है, tells us that Darius the first had sent many explorers to gather information about the course of river Sindhu and the Arabian Sea। तो ये पहले के जमाने में अलग अलग रिवर्स को वो लोग भेज देते थे कि जाओ रिवर कहाँ से कहाँ निकलती है, कहाँ पहुंचती है, ये पूरा पता लगाओ। तो ये सारी चीजें होती थी पहले, तो ये एक्सप्लोरर्स भेजे जाते थे। तो डारिश द वन ने ये किया था। उसी में among them was Silex of Karyanda, a Greek sailor from Ionia। अब आयोनिया का एक सेलर था जिसका नाम है स्किलैक्स। आई डोंट नो अगेन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो, स्किलैक्स, स्काइलैक्स, स्किलैक्स, आई एम जस्ट गोना से इट सिलेक्स। सिलेक्स ऑफ करियांदा, ये नामक एक ग्रीक सेलर था जो आयोनिया से बिलोंग करता था, लेकिन दारियुश के अंडर वो काम करता। So, who was well known? He was the first Ionian Greek who stepped on the Indian land। तो माना जाता है कि ये पहला आयोनियन ग्रीक है जो यहाँ इंडियन भूमि पे उसने कदम रखा था। Selex began his exploration from the सिंधु रिवर से वो पूरा चालू करते हैं पूरा एक्सप्लोरेशन, एंड प्रोसीडेड फर्दर बाय सेलिंग अराउंड द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। सो सिंधु रिवर से पूरा करते हुए वो अरेबियन सी तक पहुंच जाते, देन एंटरिंग द रेड सी, और फिर वहां से वो रेड सी के तरफ बढ़ जाते। ही एंडेड हिज जर्नी एट स्यूस, आज की तारीख में स्यूस कैनाल जिसे हम कहते हैं, स्यूस में उन्होंने अपनी जर्नी एंड की थी। सिचुएटेड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द नाइल, जो कि नाइल के डेल्टा रीजन में पड़ता है, हम ये जानते ही ऑलरेडी। इट टुक 2.5 years फॉर हिम टू कंप्लीट द जर्नी। और दो 2.5 years उन्होंने years लगा दिए इस पूरी जर्नी को करने में। सिंधु रिवर हमारे यहाँ से सिंध से स्टार्ट होते हुए अरेबियन सी में आ गए, रेड सी से जाते हुए वो स्यूज कनाल की तरफ, नाइल रिवर की तरफ बढ़ चुकी थी। द लॉग बुक ऑफ द जर्नी, अब हमें ये सब कैसे पता? द लॉग बुक, क्योंकि वो ट्रैवल करते वक्त अपनी लॉग मेंटेन करते थे, आज मैंने क्या देखा, आज मैंने क्या डिस्कवर किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रास्ते कैसे बने हैं, वगैरह वगैरह। सो लॉग बुक ऑफ द जर्नी ऑफ सिलेक्स इज नोन एज पेरिप्लस ऑफ सिलेक्स। तो हम ये पहले ही जानते हैं कि जो नेविगेशन करते थे, कोस्टल नेविगेशन जो मोस्टली करते थे शिप्स वगैरह में, उनकी किताबों को पेरिप्लस पेरिप्लस कहा जाता था। पेरिप्लस ऑफ किसका, ये किसकी बुक है ये? Periplus, the journey, the logbook journey of Silex। The original Periplus is lost, but we get to know about its content from the writings of the Greek historians। अब ओरिजिनल जो बुक उसने लिखी थी वो तो घूम चुकी है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन ग्रीक हिस्टोरियंस उस वक्त के जिन्होंने ये लॉग बुक पढ़ी थी, जिन्होंने ये लॉग बुक देखी थी, उन्होंने उसके ऊपर अपनी राइटिंग में इसको मेंशन करके उसकी कुछ डिटेल्स हमें दी। The Periplus was the first source of information of the Indian subcontinent to the Western world। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बारे में पहली डिटेल इसी बुक से वेस्टर्न वर्ल्ड को मिली थी, खास करके ग्रीक्स को।
ग्रीक वालों को पता पड़ा था कि ओके ऐसा कोई नगरी है, कोई इंडियन सबकॉन्टिनेंट है जहां पर बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा सब कुछ ट्रेड वगैरह बहुत ज्यादा सब कुछ है। Very soon after the completion of the expedition by Seleucus, Darius the first conquered the region in the lower reach of the Sindhu। और उसी के बाद जैसे ये पता पड़ा, सिलेक्स दारिश के लिए काम करते थे, दारिश द फर्स्ट को जैसे ये पता पड़ता है वो सिंधु रीजन में आ जाते हैं और वहां का लोअर रीजन एक कैप्चर करते हैं। Silex had reported an already existing canal that linked the Nile and the Red Sea. It was dug by the Egyptian pharaoh। तो एक इजिप्शियन राजा रह चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक नाइल और रेड सी को जोड़ने वाला एक कैनाल बना के रखा था, स्यूज कैनाल जिसे हम कहते हैं बाय द वे। वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कैनाल के बारे में वहां पे वो पहुंचे थे सिंस, तो उसके बारे में भी दारियुश को बताया। दारियुश वन रिवाइव दैट कैनाल बाय डिगिंग इट अगेन। दारियुश वन ने उस कैनाल को फिर से प्रॉपर खुदवा कर उसको यूज कराया। इट ओपनड अ न्यू वाटरवे फॉर द ट्रांसपोर्ट बिटवीन पर्शिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इससे एक नया रास्ता बन गया, वो पूरा फिर से एक कैनाल स्टार्ट हो गया और ट्रेड के लिए एक और रास्ता बन गया पर्शिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए। This newly available route facilitated the trade between the Achaemenid provinces in the northwestern region of the Indian subcontinent and the regions of Sindh, Punjab। तो इनके तरफ से Achaemenid provinces नॉर्थ वेस्ट साइड और इंडियन कॉन्टिनेंट का सिंध पंजाब साइड, ये दोनों आपस में लिंक हो जाते, एक बीच में इनके कैनाल आ गया और इनके बीच में बहुत अच्छा रूट बन गया है, इसीलिए ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। द आइवरी, द टीक वुड कमिंग फ्रॉम इंडिया हैड ग्रेट डिमांड इन द पर्शियन मार्केट्स। काफी बहुत ज्यादा आइवरी और टीक वुड का हमारे यहाँ से डिमांड का बहुत ज्यादा वहां पे वो डिमांड, ग्रेट डिमांड था, बहुत उसकी कीमत थी in the Persian markets। The inscriptions of Darius I at Susa records the use of Indian ivory and teak wood for building the palace। और जो पैलेसेस बनाए हैं सूसा में, उसके अंदर उसने इंडियन आइवरी एंड टीक वुड का इस्तेमाल किया हुआ है। Herodotus has described the Indian soldiers in the Achaemenid army। According to it, Xerxes' army had soldiers from Gandhar, Sindh, Punjab when he invaded Greece in 480 before common era। अब अगेन हम थोड़ा सा पीछे चले गए, हेरोडोटस ने जो लिखा था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हेरोडोटस बता रहा है कि जो एक्मेनिड आर्मी उसने देखी थी, उस आर्मी में जो लीड कर रहा था जेक्सेरस दारियुश का बेटा, वो उसकी आर्मी में इंडिया से लोग थे, गांधार रीजन से लोग थे, सिंध रीजन से लोग थे, पंजाब रीजन से लोग। When he invaded Greece in 480 before Common Era, the soldiers from Gandhar were equipped with bows made of cane and spears with short shaft। तो वो bows और arrows का इस्तेमाल करते थे, spears का इस्तेमाल करते थे। They also had horse and chariots। वो घोड़ा रथ भी चलाते थे, drawn by the horses। The Indian soldiers from Sindh and Punjab used cotton clothes and used bows and arrows made of cane। और पंजाब वाले केन से बना हुआ, बैम्बू केन से बना हुआ वो बो एरो यूज करते थे। दे वेर एक्सपर्ट आर्चर्स, बहुत अच्छे आर्चरी करते थे, बहुत अच्छे वो तीर चलाते थे, तीरबाजी बहुत अच्छी थी उनकी, वो वॉर के थ्रू ने पता पड़ गया। व्हेन जेक्सेरस रिट्रीटेड फ्रॉम ग्रीस, अब वो ग्रीक गए थे कब्जा करने और वहां से जब रिटर्न लौट रहे थे, इट वाज डिसाइडेड टू कीप अ रेजिमेंट पोस्टेड देयर। एक अगेन अपना पर्शियंस लोग की आदत थी, एक एरिया वहां पे रखो, वहां पर एक गवर्नर रख दो, एक रेजिमेंट रखने की उन्होंने सोच ली थी। तो वो रेजिमेंट में उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को रखा था। दैट रेजिमेंट हैड इंडियन सोल्जर्स। इन द टाइम्स बिफोर साइरस द सेकंड, द फाउंडर ऑफ एक्मेनाइड एम्पायर, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये साइरस द सेकंड द ग्रेट, इन्होंने ही एक्मेनाइड एम्पायर स्टार्ट किया था। देयर वाज नो, अगेन हम हिस्ट्री में पीछे चले गए थोड़ा सा, हम बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। साइरस द सेकंड के टाइम पे कोई कॉइनेज सिस्टम नहीं था इन द यूज इन पर्शिया। द बार्टर सिस्टम प्रिवेल्ड, तब बार्टर सिस्टम चलता था। समटाइम्स सिल्वर इंगॉट्स ऑफ पर्टिकुलर वेट वेर यूज फॉर एक्सचेंजिंग कमोडिटीज। सिल्वर के इंगॉट्स हम जानते ही है पहले से, ये वो यूज होते थे एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। साइरस द सेकंड हैड कॉन्कर्ड द सिटी ऑफ लीडिया वेयर आफ्टर यूज ऑफ कॉइन्स वाज ऑलरेडी इन प्रैक्टिस। तो ग्रीक लोग ऑलरेडी कॉइन्स यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। तो जब साइरस ने लीडिया कैप्चर किया था और जब उसे पता पड़ा कि दिस इज आल्सो गुड सिस्टम, उन्होंने दोस कॉइन्स वर नोन एज स्टेटर एंड साइरस इशूड कॉइन्स सिमिलर टू लीडियन कॉइन्स। तो लीडिया में जो कॉइन्स मिले थे उस कॉइन्स का नाम है स्टेटर। और वैसे ही कुछ उन्होंने साइरस ने भी कॉइन्स चालू कर दिए थे।
दारियुश द वन ने बहुत ज्यादा कॉइन्स इशू करना स्टार्ट कर दिया था। गोल्ड कॉइन्स भी इशू किया था जिसे दारिक कहा जाता था, सिल्वर कॉइन्स इशू किया था जिसे सिग्लॉस कहा जाता था, और उसके ऊपर उन्होंने अपना पोर्ट्रेट भी बनाया था जिसमें एक में वो तीर कमान लेकर है और एक में उनका फेस है एक तरह से। A portrait of Darius the Bus holding a bow and arrow can be seen on these coins. One Darik was equivalent to 12 siglos, यानी कि एक गोल्ड कॉइन के बदले में 12 सिल्वर कॉइन मिलते थे। ये उनका कन्वर्जन रेशियो। सिग्लोई इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ सिग्लोस। सिग्लो यानी सिंगल सिल्वर कॉइन। Along with the Achaemenid coins, coins from Greek satrapies also remained in circulation in Persia. तो ग्रीक से इनका लेन देन हो ही रहा था, तो ग्रीक के यहाँ के भी कॉइन्स मार्केट में यूज होते थे। सम सत्रप्स इशूड देयर ओन कॉइन इमिटेटिंग ग्रीक कॉइन्स। अब कुछ सत्रप्स अपने खुद के कॉइन्स चालू कर देते थे जो ग्रीक कॉइन से लिंक, मतलब वैसे ही दिखते थे कुछ। These coins were cast in molds. The obverse side of coin usually carried the portrait of the king and the reverse side had a symbol punched on. तो एक तरफ कुछ सिंबल होता था, कोई उनका राज्य सिंबल हो गया या कुछ, और एक तरफ राजा का पोर्ट्रेट होता था, और उसके ऊपर कास्ट मतलब उसके ऊपर थप्पा लगाकर उसको उसके ऊपर शेप लाया जाता था। उसे कास्ट मोल्ड टेक्निक कहा जाता है। इट इज पॉसिबल दैट द एंशियंट इंडियन पंच्ड मार्क कॉइन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस टेक्निक ऑफ पंचिंग। तो ये भी माना जाता है कि इंडिया में जो पंच मार्क, पंच करके कॉइन के ऊपर मार्क करके जो कॉइन का शेप हम दे रहे, उसके ऊपर डिजाइन दे रहे, वो टेक्निक यहीं से कहीं ना कहीं ली गई। In the times that preceded Emperor Cyrus' reign, the practice of building huge public monuments did not exist in Persia. तो जब साइरस का रूल था तो कोई बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाओ, पैलेसेस बनाओ, कोई कुछ चीजें बनाओ, कोई अपना कोई ऐसे ही कोई घूमने का एरिया बना दो, ऐसा कोई मॉन्यूमेंट्स बनाने का सिस्टम उनका नहीं था, कोई ट्रेंड नहीं था। लेकिन there was no existing Persian architecture style to follow while creating the magnificent palace and sculptures. तो कोई ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी पर्शियंस की, आर्किटेक्चर स्टाइल नहीं था साइरस के टाइम। Susa and Persepolis. For that purpose, Emperor Cyrus got Greek architects and sculptures from the Greek settlements in Asia Minor under his rule. इसीलिए वो ग्रीक आर्किटेक्चर्स को लाया था और उन्होंने पर्सेपोलिस सूसा को, पैलेस में जो हमने ऊपर देखा स्टार्टिंग में फर्स्ट पैराग्राफ में, वो पैलेसेस ग्रीक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हुए ग्रीक आर्टिस्ट, ग्रीक आर्किटेक्चर यूज हुआ है। ये हमें कुछ जो फोटोज है कॉलम्स ऑफ पेर्सेपोलिस, अभी भी कुछ देख सकते हैं, मौजूद है। ये उस टाइम पे काफी पैलेसेस हुआ करते होंगे बाकायदा, जिसके ऊपर कर्टन्स और क्लोथ्स डाल के वो पूरा कवर्ड करते होंगे। Persepolis was razed completely by Alexander. अलेक्जेंडर ने पूरी तरह से उसे तबाह कर दिया था जब वो पर्शिया को कॉन्कर करने निकला था। इट वॉज द एंड ऑफ पर्शियन एम्पायर, और धीरे धीरे पर्शियन एम्पायर एंड हो गया था जब अलेक्जेंडर आ चुका था। The architects, sculptors and other artisans lost the royal patronage. वो अपना रॉयल पैट्रोनेज खो चुके थे जो कि ग्रीक्स थे ओरिजिनली। They had to move out in search of work. उनको जाना पड़ा अलग अलग जगहों पर, क्योंकि राजा तो रहा नहीं अब, उनको उनका इनकम पैट्रोनेज कौन देगा, इसीलिए वो इंडिया की तरफ आए। They received royal patronage in the court of Emperor Ashoka. Their style is reflected in stone pillars erected by Emperor Ashoka. और इसीलिए अशोका एम्परर ने भी अपने जो स्टोन पिलर्स वगैरह का है उसमें कहीं ना कहीं इनकी स्टाइल आ जाती है, क्योंकि वही लोग, आर्टिस्ट लोग, ग्रीक से ईरानियन एम्पायर के लिए काम किया और फिर इंडियन एम्परर के लिए काम। Thus the sculpture art in ancient India has its roots in the Persian, एक तरह से ग्रीक, and accordingly in the Greek sculpture style. तक्षशिला की बात हो रही है यहाँ पे। तक्षशिला जगह हम जानती हैं, काफी बार ये हमने इसके बारे में पढ़ा है अलग अलग चैप्टर्स में। स्टडी हब माना जाता था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी उस टाइम पे। लेट्स रीड अबाउट महाभारत मेंशंस किंग तक्षाका एज द किंग ऑफ नागा पीपल। तो नागा ट्राइब जो हम जो जानते हैं, जो माउंटेन में थी उस टाइम पे, माउंटेनस ट्राइब जो थी, उसके राजा तक्षाका थे। तक्षशिला वाज द कैपिटल ऑफ किंग तक्षा, और उनका कैपिटल था तक्षशिला। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कंफर्म दैट तक्षशिला हैज अ होवरी पास्ट। बहुत ही ऐसा पास्ट है जिसको हम ग्रे, होवरी यानी ग्रे होता है एक्चुअली, बट यहाँ पे उसका मीनिंग ये है कि हम ठीक से उसको ट्रेस बैक नहीं कर सकते एग्जैक्टली exactly, और बहुत ही चेंजेबल, बार बार उस पर कुछ ना कुछ चेंजेस आते आते रहे अलग अलग लोगों के वेरिएशंस ऑफ हिस्ट्री में।
इट वॉज द कैपिटल ऑफ गांधार महाजनपद। तो जो अलग अलग महाजनपद हम पढ़ चुके हैं, अलग अलग महाजनपद, उसमें गांधार का भी कैपिटल यही था। The archaeological remains of the city are stored over a large area that comprises 18 archaeological sites. तो ये इतना बड़ा एरिया है कि टोटल यहाँ पे 18 साइट्स है जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जो पुराने एंशियंट हिस्ट्री कल्चरल हेरिटेज है हमारा, जिसको आज एनलिस्ट किया गया है वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज। इट इज सिचुएटेड ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड पे ये आता है। ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है, ये मैंने इसके ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया है, आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, बहुत प्यारा सा ग्रैंड ट्रंक रोड क्या था। तो उसी पे ये पूरा लिंक्ड है, कहीं ना कहीं आसपास उसी के सारे ये 18 साइट्स आती है। 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम इस्लामाबाद, जो आज की तारीख में पाकिस्तान का कैपिटल है, वहां से 30 किलोमीटर दूर ये एरिया पड़ता है, जहाँ पे 18 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। Evidence of prehistoric people using the microlith have been found in तक्षशिला। तक्षशिला में लोगों ने जो प्री हिस्टोरी टाइम से ये जगह लोग यूज करते आए हैं, वहां पर माइक्रोलिथ्स यानी स्मॉल स्टोन टूल्स भी हमको मिले। बाय द वे में ग्रीक नेम के बारे में, थोड़ा सा ग्रीक एक्सप्लोर के बारे में, और पर्शियन लैंग्वेज में कैसे वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं उसके बारे में दिया है। इसको इसके अंदर इंडिया का वर्ड कैसे, मैंने इसके ऊपर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि आप कमेंट्स में बताइए कि इंडिया वर्ड कहाँ से आया, उसके बारे में दिया है, आप पढ़ सकते हो और कमेंट्स कर सकते हो। Some caves in its vicinity, the Neolithic village at Takshila was settled around 3500 before Common Era. It remains have been found at the site called Sarai Khola. So, तक्षशिला वो जगह है जहाँ पे प्री हिस्टोरिक चीजें हमें मिली है, माइक्रोलिथ्स मिले हैं, न्यूलिथिक एज की चीजें मिली है, न्यूलिथिक विलेज हमें मिला है जो 3500 साल पुराना है। वो एक साइट को पूरा सराय खोला नाम से जाना। तक्षशिला वॉज रूल्ड बाय किंग अम्भी एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर एडवेंट। तो जब अलेक्जेंडर आते हैं तब वहां पर उस एरिया को रूल करते हैं किंग अम्भी। ही वेलकम अलेक्जेंडर एंड प्रेजेंटेड गिफ्ट टू हिम। उन्होंने उन्हें वेलकम किया और गिफ्ट दिया। द ग्रीक हिस्टोरियंस अकम्पनिंग अलेक्जेंडर डिस्क्राइब तक्षशिला एज अ सिटी फुल ऑफ हसल बसल ऑफ पीपल, प्रॉस्परस एंड द वन दैट वाज अंडर अ वेल एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ग्रीक हिस्टोरियन ने जो अलेक्जेंडर के अंडर थे उस टाइम पे, साथ में हमेशा राजा अपने ऐसे हिस्टोरियन वगैरह लेके चलते थे, क्योंकि वो उनके बारे में लिखते रहे, जगह के बारे में लिखते रहे, एक्सप्लोर करते करते। तो उन्होंने तक्षशिला के बारे में बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है कि बहुत ही चहल पहल वाली जगह थी, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन। Some information about Takshila can be gathered from the Buddhist literature and from the writings of the Greek historians. There were several learned individuals, जिसे आचार्यस कहा जाता है, staying in Takshila. तक्षशिला में लोग रहते थे क्योंकि वहीं सीखते थे, वहीं पढ़ाते थे। Many students from various regions of the Indian subcontinent were attracted to Takshila because of the fame of acharyas. वहां सिंस वहां पे आचार्यस थे जो लोगों को और सिखाते थे चीजें, इसलिए सब वहीं पे आते थे अलग अलग जगह से। Takshila had become a great center of education, thereby it had assumed the magnitude of a natural university. वो यूनिवर्सिटी का टैग ले चुकी थी जहाँ पे लोग आते थे और सीखते थे, पढ़ते थे, सिखाते थे। However, the king and its administration at Takshila did not interfere in the decisions of individual acharya as to the nature of his method of teaching, subjects to be taught by him, and the nature of the syllabi. तो किंग भले वहां पे किंग का रूल था, लेकिन किंग उसमें दखल अंदाजी नहीं करते थे कि आचार्य को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, वगैरह वगैरह। द ड्यूरेशन ऑफ अ कोर्स वाज डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू लर्न। तो ऐसा नहीं था कि सब लोग एक ही साथ एक ही ग्रेड पास कर रहे हैं या नेक्स्ट ग्रेड में जा रहे हैं। हर बच्चे का जिसकी जैसी इंटेलिजेंट कैपेसिटी थी, उस बेस पे वो आगे आगे वो उनको कोर्सेज पढ़ाते। देयर वाज नो फॉर्मल सिस्टम, लेकिन इसका कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था कि कोई बैठ के सालाना एग्जाम लिखी जा रही है और वो नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। There was no formal system of examination. Rather, success in examination was not perceived as the test of real knowledge. It was the acharya who decided the level of maturity of the student. तो एक टीचर, आचार्य, इंडिविजुअल टीचर वहां पे सोचता था और ये डिसाइड करता था कि मेरा बच्चा रेडी है कि नहीं आगे की चीजें सीखने के लिए, मैच्योर हो गया क्या। Among the subject taught at Takshila included Rigved, Yajurved, Samaved, ancillary branches of Vedas. Vedas के अलग अलग जो और ब्रांचेस है, वेदगास भी कहा जाता है उसे, वेदंगास भी कहा जाता है उसे। Ancient traditions and ethics, philosophy, mathematics, music, medicine, Puran texts, history, weaponry, poetry, etc.
तो ये कुछ उस टाइम के सब्जेक्ट्स है जो वहां पे सिखाए जाते थे, बहुत ही अच्छे। आचार्य चाणक्य, जो बहुत ही फेमस, हम जानते हैं चाणक्य को, इज बिलीव टू हैव टेकन चंद्रगुप्त मौर्य टू तक्षशिला फॉर एजुकेशन। तो हम ये जानते हैं पहले से कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया था और उन्होंने तक्षशिला लाया था उनको एजुकेशन के लिए। चाणक्य हिमसेल्फ हेल्ड फ्रॉम तक्षशिला, क्योंकि चाणक्य खुद वहीं से बिलोंग करते थे। आफ्टर बिकमिंग द एम्परर ऑफ मगध, चंद्रगुप्त एस्टैब्लिश रीजनल कैपिटल एट तक्षशिला, और उन्होंने तक्षशिला पे भी अपना रीजनल कैपिटल बनाया था जब वो राजा बन गए थे। During the reign of Ashoka Maurya, Takshila became an important center for learning of Buddhist tradition. अब हम ये भी जानते हैं कि अशोका ने वॉर होने के बाद, कलिंगा वॉर होने के बाद बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था, और इसीलिए बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस भी तक्षशिला में स्टार्ट हो चुकी थी, बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी वहां पे रहते थे। Takshila did not lose its importance even when the land suffered from invasions of Greeks, Shakas and Kushanas. तो अलग अलग रूल, राजा, एम्परर्स आते गए, लेकिन तक्षशिला की इंपॉर्टेंस लूज नहीं हुई। However, लेकिन 5th सेंचुरी कॉमन एरा, हम बहुत आगे आ चुके हैं, हम अब तक बिफोर कॉमन एरा की बातें चल रही थी, अचानक से हम 600 साल आगे आ चुके। द ग्लोरी ऑफ तक्षशिला ग्रेजुअली वेन्ड अंडर द प्रेशर ऑफ हुना इन्वेजन। सो हुना ट्राइब्स भी हम एक पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो हुना ट्राइब्स जब आ जाते हैं तो धीरे धीरे तक्षशिला 5th सेंचुरी तक डाउन हो जाता है, और अब वो वैसा नहीं रहा जैसा वो था। एडवेंट ऑफ अलेक्जेंडर, अब ये पूरा इंफॉर्मेशन सिर्फ अलेक्जेंडर के बारे में, अलेक्जेंडर ने कैसे क्या कब्जा किया था, कैप्चर किया था, और कैसे वो फिर रिटर्न भी हो रहे थे, और फिर तब उनकी डेथ हो गई। Alexander invaded Indian subcontinent and conquered some kingdoms from Afghanistan to Sindh, Punjab. He, however, could not establish his rule there for a long time. लेकिन ज्यादा समय तक वो वहां पर रहे नहीं। The information of his advent primarily comes from the Greek historians. हमें सिर्फ ग्रीक हिस्टोरियन से ही पता पड़ता है कि वो वहां पर मौजूद थे। एरियन, जो हम पहले भी नाम पढ़ चुके हैं, कर्टिस अनदर हिस्टोरियन, डायोडोरस, प्लुटार्क एंड जस्टिन, ये अलग अलग हिस्टोरियंस के नाम है, लिख लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। At the time of Alexander's advent, the Achaemenid, ah, at the time of Alexander's advent, the Achaemenid rule in Sindh, Punjab, and the Afghanistan had weakened, and a number of small kingdoms had come into existence. The political strife stopped them from uniting to resist Alexander's invasion. So अब अलेक्जेंडर जब थे तो सिंध पंजाब पे एक्मेनाइट रूल था हमारा, पहले से हम जानते हैं कि पर्शियन रूल था हमारे यहाँ पे, और अफगानिस्तान के साइड भी उनका रूल था। लेकिन छोटे छोटे किंगडम आपस में उनके पॉलिटिकल ऐसे उनके आपस में मुठभेड़ थी कि अलेक्जेंडर के लिए, अलेक्जेंडर से बचने के लिए वो लोग आपस में यूनाइट होके उनसे लड़ नहीं पाए, अलेक्जेंडर का इन्वेजन रोक नहीं सके। Alexander became the king of Macedonia in 334 before Common Era. He defeated Emperor Darius III in 331 before Common Era. Thereafter, he marched up to Shistan province of Iran, and from there he turned towards Kabul. After conquering the region around Kabul, he reached the foothills of Hindu Kush mountains. Then he camped at a place called Nikai, situated at Uttarapat, अलग अलग उत्तरापट, अगर आपको याद होगा हम ये पढ़ चुके हैं वर्ड। Ambhi welcomes Alexander and sought to friendship with him. Another king whose name was Sisikkotas Shashigupta surrendered to Alexander. However, not all Indian kings surrendered to Alexander so easily. Many fought with Alexander with great valor. Alexander conquered almost all kingdoms in the Kabul, Sindh, Punjab. तो पूरा एक पैराग्राफ में अलेक्जेंडर कहां से स्टार्ट होते हैं, क्या क्या करते हैं, और इंडिया की कौन सी रीजन्स को कैप्चर करते हैं, उसके बारे में बता दिया। मैसेडोनिया, ग्रीक एथेंस से वो स्टार्ट होते हैं। 3 साल 3 साल के अंदर वो डारिश को हराते हैं और पर्शियन एम्पायर पे पूरा कब्जा कर लेते हैं, पर्शियन को रेस्ट कर देते एरिया पूरा। वहां से काबुल की ओर, अफगानिस्तान की ओर बढ़ते हुए, काबुल की ओर आते हुए, वहां से हिंद कुश माउंटेन्स इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। वहां पे एक जगह पर वो कैंप करते हैं, वहां पर उनको अंभी जो रूलर थे तक्षशिला के, वो उन्हें वेलकम करते हैं, और कुछ राजा उनके साथ सरेंडर करते, कुछ लोग लड़ते हैं और फिर सरेंडर करते हैं। इसमें पोरस नाम आएगा, हम पहले भी मैं बात कर चुका हूं, आपको मैंने सॉन्ग भी बताया, तो वो इसमें जरूर मेंशन आएगा अभी। सो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने काबुल, सिंध, पंजाब पूरा एरिया अपने कब्जे में ले लिया था। On the banks of Jhelum, Alexander and King Porus confronted each other and there was a fierce battle between them. So पोरस ने बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लड़ाई की थी, और ये काफी इंप्रेस हो चुके थे पोरस से, और वो बाद में उनके दोस्त बन जाते। Porus was defeated by Alexander, but his army
was greatly influenced by his valor. So भले पोरस हार चुके थे लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी काफी इन्फ्लुएंस, मतलब काफी वो खुश हो गए थे कि इतना डेरिंगली, इतने वेलोर के साथ वो लड़े. The Greeks were unfamiliar to the use of elephants in warfare. To penetrate the file of elephants proved to be a great challenge for them. The Greek historians had unanimously praised the skill of Porus in warfare and also his courage. तो ग्रीक हिस्टोरियंस ने भी उसकी काफी तारीफ की हुई है. और पोरस हाथियों का इस्तेमाल करते थे और हाथियों की उनके पास फौज में उनके हाथी थे बहुत सारे. तो अलेक्जेंडर ने, ग्रीक्स वालों ने कभी वैसा यूज नहीं देखा था एलिफेंट्स का, इसलिए उनके साथ टफ बैटल हुई थी काफी. आफ्टर द कन्फ्रंटेशन विद पोरस, अलेक्जेंडर रीच्ड नाइसा, अ ग्रीक सेटलमेंट, जहां पर ऑलरेडी ग्रीक लोग रहते थे बहुत ज्यादा. पीपल ऑफ नाइसा रेजिस्टेड अलेक्जेंडर इन द बिगिनिंग बट लेटर वेलकम्ड हिम. तो अलेक्जेंडर को पहले तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बाद में उन्हीं को वेलकम कर दिया. Thereafter, Alexander proceeded in direction of Chenab and Ravi, ये रिवर के नाम है. He conquered the kingdoms on the way and reached the banks of Bias, और ये भी रिवर का नाम है. धीरे धीरे पूरा पंजाब में आ चुके हैं वो. रिवर चेनाब, ब्यास, ये सारी यहीं पे पंजाब प्रोविंस में आती है. By that time, Alexander's soldier had lost spirit and they refused to march forward. और अब तक इतना पूरा वो करते हुए आए इतने दूर से, सोल्जर्स लोग ने बोला कि बस अब हमसे नहीं होगा, अब हम और आगे नहीं जाना चाहते. और इसीलिए अलेक्जेंडर वॉज फोर्स टू रिटर्न. वो फोर्स मतलब उनके पास कोई चारा नहीं बचा. फौज ने बोल दिया बस अब हम और लड़ने रेडी नहीं. बिफोर सेटिंग on the return journey, Alexander handed over the regions in Punjab to Porus and those in Sindh to Ambi. तो देखो जाते वक्त पंजाब के रीजन पोरस को देके गए और सिंध के रीजन जहाँ पे ऑलरेडी तक्षशिला कैपिटल पे अम्बी थे, अम्बी को देके चले गए. He handed over the kingdoms of Kashmir to Abhisara, एक और किंग थे, the king of Varnavas. On his way back, he defeated Shibis and Malas. जाते जाते दो लोग को और डिफीट करते हुए गए. इन द रेस्ट ऑफ रीजन ही अपॉइंटेड ग्रीक सत्रप्स, और अलेक्जेंडर हर जगह पे अपने ग्रीक गवर्नर्स रखते गए, हेड रखते गए. इन 325 बिफोर कॉमन एरा, अलेक्जेंडर डाइड एट बेबीलोन व्हाइल ही वाज ऑन हिज रिटर्न बैक जर्नी टू ग्रीस. और 325 में उनकी डेथ हो गई जब वो रिटर्न जा रहे थे, ऑन द वे थे ग्रीस पहुंचने के लिए, और बेबीलोन में ही उनकी मौत हो जाती है. सो बहुत ही प्यारा सा ये ओवरऑल हमें बता दिया है अलेक्जेंडर के बारे में भी. Alexander's invasion of India did not have far-reaching impact on a political scenario of India. In a very short period after his death, Chandragupta Maurya established his vast empire from Bihar to Afghanistan. It was the beginning of new era in the Indian history. तो ज्यादा देर इंडिया में नहीं रहे थे, लेकिन और ज्यादा इसीलिए उनका कोई इम्पैक्ट रहा भी नहीं वहां पर इंडिया में. और धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य आ चुके थे, जिन्होंने फिर बाद में पूरा मगध एम्पायर बिल्ड करके इंडिया की हिस्ट्री बदल दी थी. सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था. आई होप आपको समझ आया, आई होप आपको अच्छा लगा. प्लीज प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करो गाइस. बहुत सारे न्यू कमर्स होते हैं मेरे वीडियो के, लेकिन सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए. सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको. ग्रेड 11 हिस्ट्री की सारे चैप्टर्स मैंने बना दिए हैं आपके लिए, और अब धीरे धीरे मैं पॉलिटिकल साइंस भी मैंने पूरे बना दिए सारे चैप्टर्स ग्रेड 11 के आपके लिए. ग्रेड 12 के भी चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं मैंने. सब्सक्राइब करिए and keep learning, keep sharing, keep smiling. Thank you so much guys. Bye, take care.